रात के 12 बजे का वक्त था। मैं बर्तन धोकर एक एक करके अपनी जगह पर रख रही थी। पानी से भीगे हाथों पर साबुन का झाग अभी भी बाकी था, मगर थकान इतनी ज्यादा हो रही थी कि हाथ धोने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आंगन में बिछी हुई पुरानी चारपाई पर मैंने अपना दुपट्टा डाल दिया और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। अक्सर ऐसा होता था कि दिन भर के काम करने के बाद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर भाग जाती थी। शरीर बहुत टूट रहा होता था, मगर दिमाग जागता रहता था। उस खामोशी में अचानक मेरे कानों में हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने सर उठाया तो किचन में थोड़ी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी देखकर मैं हैरान रह गई। इस वक्त तक तो सब लोग सो जाते थे। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन को मोड़कर देखने की कोशिश की तो देखा कि वहां पर तो मालकिन खड़ी थी। उनके हाथ में एक बर्तन था और वो चूल्हे पर खाना गर्म कर रही थी। मैंने अपनी आंखें मली कि शायद मैं वो देख रही हूँ जो सच नहीं है, मगर नहीं, वो वाकई में खाना गर्म ही कर रही थी। मेरे मन में तुरंत ही सवाल उठने लगा, इतनी रात को खाने की जरूरत किसको है? घर में तो सभी लोग सोने के लिए जा चुके थे। उनका ऐसा करना मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब था। वो जल्दी जल्दी बर्तन को चूल्हे से उतार कर एक ट्रे में रख रही थी। फिर ट्रे के साथ वो किचन से निकली और सीधा आंगन को पार करके तहखाने की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये क्या माजरा है? वहां तो मैं हमेशा ही सफाई करती हूँ और वहां तो कभी कोई भी नहीं जाता। तहखाना तो पुराने सामान के लिए था। मालकिन ने बड़ी ही सावधानी से ट्रे खाने का दरवाजा खोल हल्की सी चिरचिराहट हुई, जैसे कि पुराना कोई लोहे का दरवाजा खुला हो। मैं दबे दबे कदमों से थोड़ा सा करीब जाने की कोशिश की, लेकिन डर के साए ने मेरे कदम रोक दिए। मेरा दिल चाहा कि मैं देखूं कि नीचे क्या हो रहा है, मगर दिमाग कह रहा था कि अगर मैं पकड़ी गई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बस यही सोचकर मैं वहीं पर रुक गई। नीचे से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने खांस कर जवाब दिया हो, मगर फिर तुरंत ही दरवाजा बंद हो गया और खामोशी पसर गई। कुछ देर के बाद मालकिन वापस आई और अब उनके हाथ खाली थे। मैंने उनके चेहरे पर ध्यान से देखा तो थोड़ी सी थकान दिख रही थी, जैसे कि वो दिन भर के बाद बहुत ज्यादा बोझ उठाकर आई हों। लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा सुकून भी था, जैसे कि कोई फर्ज अदा करने के बाद सुकून मिलता है। मैंने नजरें झुका ली थी कि वो मुझे देख लें। वो मेरे पास से गुजरती हुई ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। मेरे दिल की धड़कन अभी तक बहुत तेज थी। मैंने सोचा कि ये खाना नीचे किसके लिए था? आखिर कौन सा राज छुपाया गया है? तहखाने में मेरी सोच का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्या कोई बीमार है जिसे वहां पर छुपाकर रखा गया है, या फिर ये सिर्फ मेरा भ्रम है? मगर ये भ्रम कैसे हो सकता है जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बर्तन लेकर नीचे गई हैं और खाली हाथ वापस आई हैं। मैं चारपाई पर बैठे बैठे आसमान की तरफ देखने लगी। चांद की धीमी रोशनी पूरे आंगन में बिखरी हुई थी। हवा बिल्कुल हल्की थी और पूरा मोहल्ला खामोश। इस खामोशी में मेरी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ दिल कह रहा था कि इस राज का जाकर पता लगाऊं, और दूसरी तरफ डर था कि अगर कोई जान गया कि मैं ऐसी हरकत कर रही हूं तो नौकरी से हाथ धो बैठूंगी। इसी सोच में मैं खोई हुई थी कि अचानक मेरे मन में एक और ख्याल आया। मैंने खुद को समझाया कि शायद मालकिन की तबीयत खराब होगी, उन्होंने नीचे कोई दवा रखी हो या फिर कोई पुराना सामान देखने के लिए गई हो। लेकिन फिर तुरंत ही दिल ने कहा, नहीं, अगर वहां सिर्फ सामान या दवा होती तो ये खाना वहां लेकर क्यों जाती? मैंने बेचैनी से अपना दुपट्टा संभाला और चारपाई पर लेटने की कोशिश की, मगर भला अब मुझे नींद कहाँ आनी थी। आंख बंद करते ही वही नजारा बार बार सामने आने लगा। सुबह तक मैं जागती रही। जब सूरज की किरण आंगन में आई तो मैंने हिम्मत करके तहखाने के दरवाजे की तरफ नजर डाली। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा हमेशा से होता है, लेकिन मेरे दिल में एक चिंगारी जल चुकी थी। मैं जान चुकी थी कि इस घर में कोई ऐसा राज है जो नजर आने वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। अगले दिन नाश्ते पर जब मैं किचन में काम कर रही थी, मालकिन नीचे से जाकर कमरे में गईं। उनके चेहरे पर वही मामूली सी मुस्कुराहट दिख रही थी, जैसे कि कुछ छुपाने की आदत उनके रोजमर्रा का हिस्सा बन गई हो। मैंने दिल ही दिल में ये तय कर लिया था कि मैं इस राज को जानकर रहूंगी। उसी समय मुझे अपनी माँ की नसीहत याद आई, बेटी, बड़े घरों में बहुत सारे राज होते हैं और अगर हम उन्हें जानने को लेकर उत्सुक रहेंगे
तो हमेशा अपने लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। मैंने फिर खुद को समझाया कि शायद मुझे बस अपने काम तक ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन मेरा दिल किसी भी कीमत पर राजी ही नहीं हो रहा था। मैं जानती थी कि जिस दिन मैं ये राज खोलूंगी, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात की वो खामोशी, मालकिन के हाथ में खाने की ट्रे से खाना का खुलना और बंद होता दरवाजा, ये सब मेरे मन में बार बार घूम रहा था। अब मेरी नज़र बार बार किचन और तहखाने की तरफ उठने लगी थी। शायद ये उत्सुकता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाली थी। अगली सुबह जब मैं बर्तन समेटकर आंगन में झाड़ू देना शुरू किया, तो नज़र एकदम से तहखाने की छोटी खिड़की पर ठहर गई। सूरज की रोशनी सीधे उसकी तरफ जा रही थी और धूल मिट्टी में लकीरें बन गई थीं। आमतौर पर यह खिड़की बंद रहती थी, लेकिन उस दिन हल्की सी दरार वहां पर मौजूद थी। मैंने ऐसे ही उसके पास जाकर अंदर झांकने की उस दरार से कोशिश की। अंदर अंधेरा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हल्की सी हलचल हो रही हो, जैसे कि कोई चीज हिल रही हो। ये सुनते ही मैं सहम गई और तुरंत पीछे हट गई। अभी मैं संभली भी नहीं थी कि तभी किचन से मालकिन निकली और मुझे उस तरफ देखते हुए पकड़ लिया। वो तुरंत मेरी तरफ कदम बढ़ाकर आई और बड़े ही कड़े लहजे में बोली, ये हिस्सा तुम्हारे काम के लिए नहीं है, बस तुम आंगन और किचन तक ही काम करो। उनकी आवाज में आदेश का रंग था, लेकिन आंखों में वही छुपा हुआ डर झलक रहा था। मैं जल्दी से कह दिया कि मालकिन, मैं बस झाड़ू ही लगा रही थी। वो पलक झपकते ही रुख मोड़कर अंदर चली गईं। उनके जाते ही मेरे दिल में सवालों की एक नई लहर उठने लगी। उस रात का वाकया मेरे मन में ताजा था और आज ये हरकत भी मुझे और ज्यादा बेचैन करने लगी थी। दोबारा से मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरी गलतफहमी है, मगर जैसे ही झाड़ू लगाने के दौरान पत्थर की एक ईंट खिसकी और नीचे से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो खिड़की के पीछे कोई साया दिखाई दिया। मैं जल्दी से पीछे हटी और अपने आप को काबू में किया। इसी पल किचन से मालकिन की आवाज आई, इधर आओ और चाय बना दो। मैं लपक कर वहां चली गई। दोपहर के वक्त जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी, तो मालकिन दोबारा से इसी तरह से निकली। उन्होंने एक नज़र उस खिड़की की तरफ डाली और फिर मुझे घूरते हुए बोली, याद रखो, तुम्हें उस तरफ जाने की कोई इजाजत नहीं है। अगर बार बार तुम्हें वहां मैंने देख लिया तो फिर सोच लेना कि तुम्हारी ये नौकरी नहीं रहेगी। मैं सिर झुकाकर कह दिया कि मालकिन, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल में सवाल और ज्यादा बढ़ गए। इसी दौरान पुराना माली आया। वो कई दिनों के बाद दिखाई दिया था। उसके हाथ में कुछ पौधे थे और एक पुराना कटर था। वो धीरे धीरे काम करता रहा और फिर शाम को आंगन के कोने में आकर मेरे पास ही रुक गया। उसकी आवाज बहुत भारी और आलस से भरी थी। वो बोला, बेटी, उत्सुकता अच्छी चीज नहीं है। ये घर जितना बाहर से साधारण नजर आता है, अंदर से उतना साधारण नहीं है। मैंने तुरंत ही चौंक कर पूछा, क्या मतलब है आपका? क्या यहाँ कुछ ऐसा है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है? उन्होंने गर्दन झुका ली और नजरें चुराईं। सिर्फ इतना बोले, ज्यादा सवाल मत करना। सवाल जितना बड़ा होगा उतनी ही मुश्किल में पड़ोगी। फिर वो खामोश होकर बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मैं कुछ देर अपनी सोच में वहीं पर खड़ी रही। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ जानते हैं मगर बोल नहीं रहे। रात के वक्त जब सब लोग खाना खाकर अपने कमरों में जा चुके थे, मैंने पानी के घड़े में से जग उठाया और आंगन के कोने में रखा। अचानक मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी घसीट रहा हो। मैंने ध्यान दिया तो वह आवाज फिर से खिड़की के पास से आई। मैं दबे कदमों से उसके पास जाने लगी और जैसे ही झुकी, मुझे ऐसा लगा कि अंदर से किसी ने सांस भारी ली हो। मैंने कांपते हाथों से जग को मजबूती से पकड़ा और तेजी से पीछे हट गई। अगली सुबह मोहल्ले की एक औरत आई। वो मालकिन से मिलने के बाद बाहर निकली तो जाते हुए मेरे करीब रुकी और बोली, दीदी का घर बड़ा ही अजीब है। कभी रात को रोशनियां होती हैं तो कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तुम्हें कुछ पता है क्या? मैं हिचकिचाते हुए बोली, नहीं आंटी, मैं तो बस अपना काम करती हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, चलो अगर तुम नहीं जानती तो ठीक है, मगर लोग मोहल्ले में बातें करने लगे हैं। उनकी बातें मेरे लिए एक नया बोझ बन गईं। शाम को जब मैं लॉन में पौधों को पानी दे रही थी तो पुराना माली फिर से आया। मैंने दोबारा हिम्मत करके कहा, चाचा, आप कुछ जानते हो? कल भी आपने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मुझे बता दो, आखिर ये सब क्या है? वो एक पल के लिए रुके और बोले, मैं जो जानता हूँ वो कहना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा
कि इस घर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें छुपाया गया है। मैंने तुरंत कहा, क्या तहखाने में कोई है? वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे, फिर सिर झटक कर बोले, बस अपने काम से काम रखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। रात गए जब मैं बर्तन मांज रही थी, मालकिन के पति कमरे से निकले। वो आंगन में कुछ देर खड़े रहे, जैसे कि किसी सोच में डूबे हों। उनकी हल्की सी खांसी सुनाई दी और फिर वो तहखाने की तरफ देखने लगे, लेकिन वो नीचे गए नहीं। मैंने सोचा कि शायद वो भी कुछ जानते हैं मगर खामोश हैं। अगले दिन एक और वाकया हुआ। घर का छोटा बेटा जो स्कूल से आया था, खेलते खेलते अचानक खिड़की के पास चला गया। उसने अंदर झांकने की कोशिश की तो मालकिन तेजी से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, उधर नहीं जाना, यह हिस्सा तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है। बच्चा हैरान होकर बोला, मम्मी वहां पर अंधेरा है। लेकिन मुझे लगा कि कोई हिल रहा था। मालकिन ने उसे जोर से झिड़क दिया और कमरे के अंदर भेज दिया। मैं दूर खड़ी ये नजारा देख रही थी और मेरे दिल में सवालों का तूफान बढ़ता ही जा रहा था। रात को जब मैं चारपाई पर लेटने की कोशिश की तो बार बार वही नजारा याद आने लगा। खिड़की का हिलना, माली की बातें, मोहल्ले की औरतों की बातें, उस बच्चे की बात। अंदर कोई हलचल थी, सब एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी ऐसे राज के करीब पहुंचने वाली हूं जो बरसों से छुपाया गया है। लेकिन वो राज क्या है, ये सवाल मेरे दिमाग को लगातार घेरे हुए था। किचन की अलमारी में दवा की बोतलें रखी हुई थीं, जो अलग अलग रंग और साइज की थीं। मैं हर रोज सफाई के दौरान उन पर नजर डालती थी, मगर एक दिन अचानक देखा कि कई सारी बोतलें गायब हैं। मुझे तुरंत याद आया कि अभी 3 दिन पहले ही मालकिन ने फार्मेसी से ताजा दवाई मंगवाई थी। मैंने जागते हुए कहा, मालकिन, ये दवाइयाँ कहाँ गईं? काम क्यों हो रही हैं? वो चौंक गईं, जैसे किसी ने उनका गहरा राज पकड़ लिया हो। फिर जल्दी से बोली, ये मेरी तबीयत के लिए हैं। कभी कभी मुझे ज्यादा दवाई लेनी पड़ जाती है। उनके बात करने के अंदाज में एक हल्की सी घबराहट छुपी थी, जिसे छुपाने की वो कोशिश कर रही थी। मैंने बात को वहीं पर खत्म कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर सवाल बढ़ते जा रहे थे। शाम को जब घर वाले डाइनिंग टेबल पर खाने में व्यस्त थे, मैंने ध्यान दिया कि मालकिन खाने के दौरान ज्यादा खामोश थी। वो प्लेट में ज्यादा कुछ डाल नहीं रही थी और बार बार सिर्फ पानी पी रही थी। अचानक उनके पति बोले, तुम आजकल ज्यादा खामोश क्यों रहती हो? उन्होंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और दवा ज्यादा खा लेती हूँ, इस वजह से आलस लगता है। मैंने महसूस किया कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे कोई बात छुपी है। उसी रात तकरीबन 11 बजे जब मैं बर्तन धोकर किचन समेट रही थी तो देखा कि मालकिन दोबारा से किचन में आ गई। इस बार उनके हाथ में खाने की ट्रे के साथ दवाई का एक पैकेट भी था। मैंने थोड़ा दूर रहते हुए उनकी तरफ देखा। वो सीधा तहखाने के दरवाजे की तरफ निकल गईं और जैसे ही दरवाजा खुला, मुझे लगा कि नीचे से ठंडी हवा का एक झोंका आया। मैंने अपने दुपट्टे को मजबूती से लपेटा और दीवार के साथ लगकर खड़ी रही। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। कुछ लम्हों के बाद नीचे से हल्की सी बातचीत करने जैसी आवाजें आईं। कोई बात कर रहा था, लेकिन शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। फिर ऐसा लगा जैसे कोई खांसने लगा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि नीचे कोई जरूर है, कोई ऐसा जो बीमार है और जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। अगले दिन मैं चुपके से कूड़ेदान में झांक कर देखने लगी तो वहां खाली दवा के पर्चे पड़े हुए थे। उन पर किसी बच्चे के दवा का नाम लिखा था। मैं हैरान होकर एक पर्ची हाथ में ली कि तभी पीछे से अचानक आवाज आई, क्या देख रही हो? मैंने चौंक कर पलट कर देखा तो वहां पर पुराना माली खड़ा था। मैंने घबराकर कहा, कुछ नहीं, बस कचरा उठा रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, ये सब जानने की कोशिश मत करो। दवा के पीछे जो कहानी है वो तुम्हें सुकून नहीं देगी। फिर वो चुपचाप आंगन में पौधे काटने लगा। दोपहर को मोहल्ले की एक और औरत आई। वो मालकिन के साथ कमरे में बैठी बातें कर रही थी। मैं बर्तन रखते हुए उनकी थोड़ी बहुत बातचीत सुन रही थी। औरत बोली, दीदी, आजकल आप मेडिकल से दवाइयाँ बहुत ज्यादा मंगवा रही हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? मालकिन ने तुरंत हंसकर कहा, हाँ, बस मेरी उम्र का असर है। कभी ब्लड प्रेशर ऊपर तो कभी नीचे हो जाता है और कभी थकान बहुत लगती है। उस औरत को उनकी बात से सुकून नहीं पहुंचा, लेकिन वो खामोश हो गई। रात को जब सब लोग सो गए, मैं फिर से आंगन में जाकर बैठी।
मेरी नज़र बार बार तहखाने के दरवाजे पर जा रही थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, कल रात ये दवाइयों का बैग नीचे लेकर गई हैं। मतलब नीचे कोई है, कोई ऐसा तो है जो दुनिया की नज़र से छुपाया जा रहा है। इसी सोच में मैं डूबी थी कि अचानक दरवाजा खुला। मालकिन खाली हाथ ऊपर आईं। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। मैंने दबे शब्दों में कहा, मालकिन कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर तुरंत बोली, नहीं, तुम बस अपना काम करो और जल्दी से ऊपर अपने कमरे में चली जाओ। अगले दिन एक और नई बात हुई। मैं जब आंगन धो रही थी, घर का छोटा बच्चा भागता हुआ आया और बोला, मौसी, किचन से दवाइयाँ कहाँ गईं? मम्मी बार बार कह रही हैं कि बोतल खत्म हो गई है। मैंने चौंक कर कहा, कौन सी दवा? उसने लापरवाही से जवाब दिया, वो जो नीली बोतल में थी। मम्मी कह रही हैं कि वो सब बहुत जरूरी हैं। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और सफाई करने लगी, लेकिन दिल में सोच रही थी कि बच्चा भी जानता है कि कोई दवा बार बार इस्तेमाल हो रही है। उसी दिन शाम को जब मैं बर्तन धो रही थी, मालकिन के पति आए। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रही? हर वक्त दवाइयाँ खाती रहती हो। मालकिन ने थोड़ा कड़े लहजे में जवाब दिया, ये मेरी प्रॉब्लम है, आप फिक्र ना करें। ये बात सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया कि वो दवाइयाँ किसी और के लिए हैं। उसी रात मैंने पहली बार तहखाने के दरवाजे के पास जाकर कान लगाए तो मुझे नीचे से एक मासूम सी आवाज आई, मम्मी आज नीली दवा देना मत भूलना। ये सुनकर मेरा दिल धक्के से रह गया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि नीचे कोई बच्ची है, कोई बीमार बच्ची जिसे छुपाकर रखा गया है। मेरे अंदर उत्सुकता के साथ साथ तरस भी आने लगा, मगर ये भी डर था कि अगर मैं ज्यादा दखल अंदाजी करूं तो शायद अपनी नौकरी ही गवा बैठूंगी। मैं आसमान की तरफ देखकर सोचने लगी, ये राज कब तक छुपाया जा सकेगा? घर का बेटा अक्सर शाम को यूनिवर्सिटी से आता और लॉन में बैठते हुए मुझसे बातें करने लगता। वो बचपन से ही मुझे मौसी कहकर बुलाता था। उस दिन वो अपनी किताबें टेबल पर रखते ही मेरे पास आया और बोला, मौसी, आपको कभी लगता है कि हमारे घर में कोई और भी है? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैं झाड़ू लगा रही थी, मेरे हाथ रुक गए। मेरी कलाई अचानक से कांपने लगी। मैंने नजर झुका ली और कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? यहाँ पर भला कौन आएगा? उसने धीरे से कहा, मुझे अक्सर तहखाने से हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। कभी कोई गेंद टकराने की आवाज, कभी हंसने की हल्की सी आवाज। ये सुनते ही मेरी जुबान बंद हो गई। मैंने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की। मैंने कहा, हो सकता है वो बिल्ली हो या बाहर के बच्चे खेलते हों। उसने जोर से इनकार में सिर हिलाया। नहीं मौसी, मैंने कई बार ध्यान से सुना है, ये किसी इंसान की आवाज थी, और वो भी बच्ची की। उसके बाद उसकी गंभीरता देखकर मेरे दिल में डर और घबराहट दोनों एक साथ हो गए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि अब ये राज सिर्फ मेरी आंखों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये घर के लोग भी कुछ ना कुछ महसूस करने लगे हैं। रात गए जब मैं बर्तन धोकर आंगन में आई तो दोबारा वही आवाजें सुनाई दी, एक हल्की सी हंसी बिल्कुल पास से। मैंने कान लगाकर ध्यान दिया तो ये हंसी साफ तहखाने के अंदर से आ रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं चारपाई पर जा बैठी, लेकिन वो आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि अचानक गेंद लुढ़कने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि फर्श पर घूम रही हो। मैं कांप उठी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर बड़े बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा क्या हमारे घर के तहखाने में कोई रहता है? उसके पापा चौंक गए और कठोर लहजे में बोले, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तहखाना तो सिर्फ पुराने सामान के लिए इस्तेमाल होता है। बेटे ने फिर से कहा, लेकिन पापा मैंने कई बार वहां से आवाजें आती सुनी हैं, कभी हंसने की, कभी चलने की। इस पल घर का माहौल बोझिल हो गया। मालकिन ने तुरंत बात को मोड़ दिया, बेटा तुम्हें आजकल गलतफहमियां ज्यादा हो रही हैं। ये घर पुराना है ना, इसलिए यहाँ आवाजें गूंजती हैं। दोपहर को जब मैं आंगन धो रही थी, वो बेटा दोबारा मेरे पास आया। उसने धीरे से कहा, आपको भी कभी कुछ सुनाई देता है? मैं नजर बचाते हुए बोली, बेटा तुम्हें शायद गलतफहमी ही है, तुम ज्यादा मत सोचो। लेकिन अंदर से मैं डर चुकी थी। उसी दिन मैं अलमारी साफ कर रही थी कि मुझे पुराना डिब्बा मिला। वो डिब्बा किताबों से भरा हुआ था। उन किताबों के बीच में एक तस्वीर दबी हुई थी। तस्वीर में मालकिन मुस्कुरा रही थी और उनके साथ एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसे सफेद रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। ये सब देखते ही मेरी आंखों के सामने तहखाने से आने वाली आवाज घूमने लगी।
मैं उस तस्वीर को ध्यान से देखती रही। बच्ची बिल्कुल 2 या 3 साल की लग रही थी। शाम को जब सब लोग अपने कमरे में बैठे थे तो बड़े बेटे ने लॉन में बैठे बैठे अचानक मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मम्मी कुछ छुपा रही हैं। मैं चौंक कर बोली, ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी औरत है। वो बोला, अच्छाई अपनी जगह होती है मौसी, लेकिन मैंने कल रात साफ तौर पर सुना कि कोई नीचे से बोल रहा था। मैंने इस बात पर खामोश रहना ही बेहतर समझा। इसी दौरान मोहल्ले का एक बच्चा दीवार के करीब खेलते खेलते बोला, मौसी, आपके घर से तो कल रात हंसी की आवाजें आ रही थीं। ये सुनते ही हम सब डर गए। मैं जल्दी से बोली, नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी है। लेकिन अंदर मेरा दिल डूबने लगा। क्या मोहल्ले वाले भी इन आवाजों को महसूस करने लगे हैं? अगली रात जब सब सो गए, बेटे ने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांक कर देखा। मैं आंगन में खड़ी थी। वो बोला, मौसी, आप भी सुन रही हैं ना? मैंने कान लगाकर ध्यान दिया। हाँ। फिर वही हंसी की आवाज। मैंने हिम्मत करके कहा, हो सकता है बाहर गली से आ रही हो ये आवाज। बेटा बोला, नहीं, ये तहखाने के अंदर से है। सुबह बेटे ने अपनी माँ से कहा, मम्मी आप कुछ छुपा रही हैं, वहां नीचे कोई है। ये सुनते ही मालकिन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो फिर बोली, ऐसी बातें मत करो, ये हमारा घर है, यहाँ कोई दूसरा नहीं रहता है। लेकिन उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए डर और परेशानी दोनों झलकने लगे। उसी दिन दोपहर को जब सब अपने कमरे में थे, मैंने दोबारा वो तस्वीर निकाली और उसे ध्यान से देखा। तस्वीर में वही बच्ची थी जिसकी हंसी की आवाज मुझे सुनाई देती थी, छोटी सी प्यारी मासूम मुस्कुराहट के साथ। मैं सोचने लगी कि ये बच्ची आखिर कहाँ है और मालकिन ने इसे कभी क्यों नहीं दिखाई दिया। शाम को यूनिवर्सिटी से आने के बाद बड़े बेटे ने फिर बात छेड़ी, मौसी, अगर सच में नीचे कोई है तो क्या हम सबसे झूठ बोला जा रहा है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, कभी कभी घरों में ऐसी बातें होती हैं जिन्हें सबके सामने लाया नहीं जा सकता। वो मेरी बात पर खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में सवाल अभी भी बाकी थे। रात को जब मैं चारपाई पर लेटी थी तो वो वही हंसी एक बार फिर से गूंजी, इस बार और भी साफ। ऐसा लगा जैसे कोई बच्ची खेलते खेलते थक गई हो और जोर जोर से हंस रही हो। मैं तस्वीर को सीने से लगा लिया और सोचा, ये वही बच्ची है। तस्वीर की मासूम मुस्कुराहट और हंसी की आवाज एक अलग कहानी सुना रही थी। वो पुरानी तस्वीर मेरे मन पर एक भारी बोझ बन चुकी थी। मैंने कई दिन उसे संदूक में छुपाकर रखा, मगर हर बार सफाई के दौरान मेरा दिल मजबूर करता कि उसे दोबारा देखूं। आखिर एक दिन हिम्मत करके मैंने वो तस्वीर मालकिन के सामने जाकर रख दी और धीरे से पूछा, मालकिन, ये बच्ची कौन है? वो चौंक गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने बरसों पुराना राज अचानक से खोल दिया हो। उन्होंने तेजी से तस्वीर मुझसे छीनी और कड़क स्वर में बोली, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं खामोश हो गई, मगर ये लम्हा मेरे लिए नया था, क्योंकि पहली बार मैंने उनके अंदाज में कठोरता के साथ साथ कमजोरी भी देखी थी। बाकी दिन वो मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं करती। शाम को मेहमान आए तो वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी आंखों में उदासी दिख रही थी। रात गए जब सब अपने कमरों में जा चुके थे, मुझे हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मैंने दबे कदमों से उनके कमरे के पास जाकर कान लगाए। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। मैंने हल्का सा खोला तो देखा वो बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में वही तस्वीर और आंखों से आंसू बह रहे थे। धीमी आवाज में कह रही थी, मेरी बेटी, मैं तुझे छुपा कर क्यों रखूं, मगर दुनिया के जालिम सवालों का सामना कैसे करूं? ये शब्द सुनकर मेरा दिल भर आया, लेकिन मैं कदम पीछे हटा दिए ताकि वो मुझे देख न सके। इस पर मुझे यकीन हो गया कि तहखाने में वही बच्ची है जो तस्वीर में मुस्कुराती दिखाई दे रही है। अगली सुबह नाश्ते पर माहौल शांत था। बेटे ने थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मालकिन का मूड बोझिल था। पति ने भी महसूस किया और बोले, तुम रात भर जागती क्यों रहती हो? उन्होंने जल्दी से कहा, बस मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। लेकिन मैं जानती थी कि असली वजह कुछ और है। दोपहर के वक्त जब मैं अपना काम कर रही थी तो पुराना माली आंगन में आया। उसने मुझे देखकर कहा, बेटी, तुम्हें पता है, कभी कभी चीजें देखने से ज्यादा संभालने के लिए होती हैं। मैंने तुरंत कहा, चाचा, आप भी जानते हो ना कि वो बच्ची कौन है? उन्होंने सर झुका लिया और बोले, मैं कुछ नहीं जानता, मगर ये जानता हूँ कि तुम्हारे सवाल एक दिन तो मुश्किल में डालेंगे। इसी दौरान मोहल्ले की एक औरत आई। वो सब्जी लाई थी। उसने बातों बातों में कहा, दीदी के घर में कुछ राज है।
कल मैं तहखाने वाली दीवार के पास से गुजरते हुए एक हंसी सुनी थी। अजीब बात है, मैंने घबराकर बात बदल दी, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि अब बात सिर्फ मेरे और घर वालों तक ही नहीं है, बल्कि मोहल्ले वाले भी अब ज्यादा महसूस कर रहे हैं। शाम को घर का बड़ा बेटा मेरे पास आकर बोला, मौसी, आपको वो तस्वीर नजर आई थी? मैंने मम्मी के कमरे में देखी थी। मैंने चौंक गई। पूछा, तुमने कब देखी? वो बोला, कल रात जब मैं पानी लेने आया तो मम्मी हाथ में तस्वीर पकड़े बैठी थी। उनकी आंखों में भी सवाल थे, मगर मैंने खामोशी को बेहतर समझा। रात को जब मैं बर्तन धो रही थी तो एक नई चीज दिखाई दी। मालकिन के पति आंगन में या तहखाने के दरवाजे के पास कुछ देर खड़े रहे। वो बार बार हाथ कमर पर रखकर टहलते रहे, जैसे किसी बात पर सोच विचार कर रहे हों। फिर उन्होंने दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाया, मगर खोला नहीं। कुछ पल के बाद वो पलटकर कमरे में चले गए। मैंने ये सब देखा और सोचने लगी कि वो भी जानते हैं कि अंदर कोई है, लेकिन वो भी खामोश हैं। मैं किचन में झाड़ू लगाई तो एक छोटा सा जूता कोने में पड़ा मिला। ये जूता किसी बच्चे का था और धूल मिट्टी से भरी हुई थी। मैंने हाथ से उसे उठाया और सोचा कि ये जूता किचन में कैसे आ गया। इस वक्त मालकिन अंदर आईं और मेरे हाथ से वो जूता झपट कर ले लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, तो मैंने कहा था ना कि ये सब तुम्हारे काम की बातें नहीं है, और वो जूता लेकर कमरे में चली गईं। इसके बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। तस्वीर, रात की आवाज, ये जूता, सभी कहानी सुना रहे थे। अब मैंने तय कर लिया कि भले ही मुझे अपनी नौकरी जाने का डर है, मगर सच जानना भी जरूरी है। शाम को जब सब कमरे में थे, मैंने छोटे वाले बेटे को खेलते खेलते सुना, मौसी, मुझे लगता है कि हमारी कोई बहन है जिसे मम्मी हमसे छुपा रही हैं। मैंने हंसने की कोशिश की और कहा, ऐसी बातें मत किया करो, लेकिन दिल ही दिल में सोचा कि बच्चे का शक बिल्कुल ठीक है। रात गए फिर वही हुआ। मालकिन कमरे में हाथ में तस्वीर लिए बैठी थी। उनकी आवाज साफ सुनाई दी, मेरी बच्ची, अगर ये दुनिया इतनी कठोर ना होती तो आज मैं तुम्हारे साथ खेल रही होती। मैं दरवाजे के कोने से जाकर देखने लगी। उनके सामने खुला हुआ जूता रखा था और वो तस्वीर को देख रही थी। ये नजर मेरे दिल में छप गई। अब मेरा यकीन था कि तहखाने में वही है, लेकिन सवाल ये था कि आखिर उसे सबसे छुपाकर रखा क्यों जा रहा है? क्या उसे कोई बीमारी है? क्या कोई डर है जिसने माँ को मजबूर किया कि बेटी को अंधेरे में छुपा दो? मैं अपनी चारपाई पर जाकर लेटकर सोचने लगी कि अब ये राज ज्यादा दिन तक छुपेगा नहीं। वो तस्वीर, जूता, आवाजें सब इशारा कर रहे थे कि मैं सच्चाई तक पहुंचने वाली हूँ। आखिरकार एक रात मैंने हिम्मत की और दबे कदमों से मालकिन का पीछा किया। मैंने सोचा कि अब और मैं इस सबको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो किचन से एक ट्रे में खाना और दवाई का बैग लेकर निकली। मैंने अपनी सांसों को काबू में किया और थोड़ी दूरी बनाकर उनके कदमों के साथ साथ चलती गई। जब वो तहखाने के दरवाजे तक पहुंची तो उन्होंने एक पल के लिए रुककर अपने आसपास देखा। मैं दीवार के पीछे शांत खड़ी हो गई। जैसे ही दरवाजा खुला, नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही अंदर से एक मासूम आवाज सुनाई दी, मम्मी, आप मुझे बाहर कब जाने देंगी? ये सुनकर मेरे कदम वहीं पर जम गए। मैं डरकर पीछे हट गई, लेकिन अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। वो बच्ची बेचारी बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थी। मैं रात भर जागती रही। हर पल वो आवाज कान में गूंजती रही। सुबह के वक्त मैंने फैसला किया कि इस बारे में मालकिन से कुछ ना कुछ जरूर पूछूंगी। नाश्ते के बाद जब सब लोग अपने कमरों में चले गए तो वो किचन में आईं और मेरे पास रुकते हुए बोली, तुम्हें जो देखना था देख लिया, अब छुपाने का फायदा नहीं। हाँ, वो मेरी बेटी है, बीमार है और खानदान वालों ने उसे मनहूस साबित कर दिया है। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने मेरा दिल चीर दिया था। मैंने धीमी आवाज में कहा, मालकिन, अगर वो आपकी बेटी है तो फिर छुपाने की जगह उसका इलाज करवाइए। वो कांपते हुए बोली, इलाज? तुम नहीं जानती, हमने कई बार कोशिश की, मगर हर बार खानदान वालों ने कहा कि ऐसी बच्ची को छुपाना ही सही है। इस वक्त तभी उनके पति आ गए। उन्होंने हमें बात करते देखकर शक भरी नजर डाली। वो बोले, क्या बातें हो रही हैं? मालकिन ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस किचन के काम के बारे में समझा रही थी। लेकिन मैंने देखा कि उनके हाथ कांप रहे थे। पति ने एक पल रुककर तहखाने की तरफ नजर डाली, फिर पलटकर कमरे में चले गए। उनकी खामोशी ने मेरे शक को और गहरा कर दिया। दोपहर को घर का बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी से वापस आया। वो मेरे पास आकर बोला, मौसी, आपको अब सच बताना होगा। मम्मी के चेहरे पर मैंने कई दिनों से परेशानी देखी है और कल रात मैंने खुद आवाज सुनी है।
मैंने दिल में सोचा, अब राज छुपाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं जुबान बंद रखी। मैंने बस इतना कहा, बेटा कई बातें वक्त आने पर खुद सामने आती हैं। जो उलझा हुआ है वो सब एक दिन पलट जाएगा। शाम को जब मोहल्ले की औरत पानी लेने आई तो उसने धीरे से कहा, दीदी घर की खबरें तो पूरे मोहल्ले में फैलने लगी हैं। लोग कहते हैं कि अंदर कोई बीमार है। मैंने चौंक कर कहा, लोगों को क्या मिलता है ऐसी बातें करने से? उसने गंदा सा मुंह कहा, यही तो मोहल्ला है, एक मामूली सी आवाज भी सबके लिए किस्सा बन जाती है। रात को मालकिन ने मुझे दोबारा से बुलाया। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा, तुम वादा करो कि जो कुछ भी जाना है किसी को नहीं बताओगी। मैंने सर झुकाकर कहा, मालकिन मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, ये बच्ची आखिर किस बीमारी से जूझ रही है? वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, डॉक्टर कहते हैं कि उसे पैदाइशी दिक्कतें हैं, बोलने और चलने में। वो बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। उसका मानसिक विकास भी कमजोर है। लोग कहते हैं ये मनुष्यत है। उनकी आवाज भर आई। इसी पल अंदर से बच्ची की हल्की सी आवाज आई, मम्मी मुझे नीला खिलौना चाहिए। मैं चौंक गई। मालकिन ने मुझे देखा और कहा, देखो वो आम बच्चों की तरह जिद भी करती है, लेकिन अगर मैं उसे बाहर ले जाऊं तो सबके ताने शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन मालकिन आप लोगों की बातों से इतना क्यों डरती हैं? माँ की हिम्मत तो सब कुछ होती है। वो चुप हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी थी। अगली सुबह एक नई बात हुई। घर के बेटे ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मेरे दोस्त सब लोग पूछते हैं कि आप आजकल इतनी बदली बदली सी क्यों दिखती हैं। मालकिन ने जल्दी से बात बदल दी, लेकिन मैं जान गई कि अब खानदान से बाहर के लोग भी ये बदलाव महसूस करने लगे हैं। उसी दिन शाम को पुराना माली आया। उसने एक पेड़ के पास बैठे हुए मुझसे कहा, बेटी अब देखना, ये राज ज्यादा देर तक नहीं छूटेगा। जिस चीज को बरसों तक दबाया जाए वो एक दिन सबके सामने जरूर आ जाती है। मैंने हैरत से कहा, चाचा आप जानते हो ना कि अंदर क्या है? वो बोला, हाँ जानता हूँ, लेकिन अगर जुबान खोली तो फिर आफत आ जाएगी। ये कहकर वो उठे और बाहर चले गए। रात को मैंने पहली बार मालकिन की बच्ची के साथ उन्हें नीचे जाते हुए उन्हें करीब से देखा। वो दरवाजा खोलकर नीचे उतरी तो अंदर से बच्ची ने खुशी से कहा, मम्मी आप आ गईं। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। कुछ पल के बाद मालकिन ने नीचे से आवाज दी, ये सब तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, लेकिन याद रखो ये राज अभी दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। मैं खामोशी से सिर हिलाकर अपनी चारपाई की तरफ वापस आ गई। मैं जान चुकी थी कि अब मेरे सामने सच्चाई है। तहखाने की अंधेरी दीवारें, जिसमें कैद वो नन्ही सी जान, कोई साया, कोई गलतफहमी नहीं, बल्कि मालकिन की अपनी बेटी है। लेकिन यह बेटी सिर्फ एक बीमारी की वजह से ही क्यों छुपी है? किस जुर्म या किसी डर के कारण अंधेरे में रखी गई है? इसका जवाब अभी भी पूरी तरह से मेरे पास नहीं था। इसी हफ्ते दादाजी शहर से आए। उनके आने की खबर सुनते ही पूरे घर में एक सन्नाटे की लहर दौड़ गई। वो बड़े ही कठोर मिजाज के और जिद्दी किस्म के इंसान थे। किचन में खाना लगाते वक्त मेरे कान बार बार ड्राइंग रूम की तरफ लगे रहे थे। शाम को जब सब खाने की टेबल पर जमा हुए तो माहौल पहले ही भारी था। दादाजी ने पहला कौर मुंह में डाला और तुरंत गुस्से में बोले, ये राज ज्यादा दिन नहीं छुपा सकते हैं। या तो इस बच्ची को किसी आश्रम में जाकर डाल दो या फिर खानदान की इज्जत बर्बाद कर डालो। उनके शब्दों ने कमरे में मौजूद सबको पत्थर कर दिया। मालकिन के हाथ कांप कर रुक गए। उन्होंने प्लेट एक तरफ रखते हुए तरसती हुई आवाज में कहा, पिताजी वो मेरी जान है, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? आप माँ को के दिल को नहीं समझ सकते। दादाजी ने टेबल पर हाथ मारा और कठोर लहजे में बोले, या तो इज्जत या ये बच्ची, अब फैसला तुम्हें करना होगा। उनके अंदाज में वही पुरानी कठोरता और खानदान की परंपरा इज्जत की बातें बोल रही थीं। उसी पल पति भी खामोशी से दोनों के बीच बैठते देखते रहे। उनकी आंखों में उलझन थी। वो माँ और अपने बाप के बीच में फंसे हुए दिख रहे थे। खाने के बाद सब कमरे में चले गए, मगर दादाजी ने आंगन में टहलते टहलते दोबारा मालकिन को बुलाया। मैं दूर खड़ी सब सुन रही थी। दादाजी ने कहा, मैंने कहा ना ये बात अब छुपी नहीं जा सकती। मोहल्ले वाले भी सवाल करने लगे हैं, खानदान वाले भी कल को बातें बनाएंगे। तुम सोच लो, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मालकिन ने रोकर कहा, पिताजी आप खुद सोचिए, अगर मैं उसे किसी आश्रम में छोड़ दूं तो वो अकेली कैसे इस हालत में जिएगी? उसकी बीमारी की हालत को कौन संभालेगा? दादाजी ने ठंडे लहजे में कहा, आश्रम में रहकर भी वो जिंदा रह सकती है, लेकिन अगर ये राज बाहर आया तो पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर खामोशी पसरी थी। बेटा अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार अपनी माँ की तरफ देखता था। पति ने चाय का कप रखते हुए कहा, पापा ठीक कह रहे हैं, ये बोझ कब तक उठाओगी? मालकिन ने कठोरता से कहा, ये बोझ नहीं है, मेरी बेटी है। तुम लोगों को सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र है, लेकिन मेरा दिल टूट रहा है। उनके पति खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों में बेबसी साफ थी। दोपहर को जब मैं आंगन धो रही थी, दादाजी वहां बैठे थे। उन्होंने इशारे से मुझे पास बुलाया और बोले, बेटी तुम नौकर हो लेकिन सब कुछ देखती रहती हो। तुम्हें क्या लगता है ये राज कब तक छुपेगा? मैं नजरें झुकाकर कहा, बाबा जी राज छुपाने से नहीं बचते, वक्त आने पर सब सामने आ ही जाता है। वो मुझे घूरते हुए बोले, यही तो मैं कहता हूँ, इसीलिए बेहतर है कि इसे अभी खत्म कर दिया जाए। मैं घबराकर तुरंत सफाई में लग गई। शाम को मोहल्ले का एक आदमी आया। वो दादाजी को लेने आया था ताकि वो परिवार के बड़े बुजुर्गों के एक मिलन समारोह में शामिल हो सकें। जाते वक्त दादाजी ने अपने बेटे को अलग ले जाकर कहा, बेटा याद रखना, ये मामला मेरे हाथ में है। अगर तुमने नरमी दिखाई तो खानदान के लोग खुद फैसला सुना देंगे। बेटा खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, पापा वो मेरी बेटी है। दादाजी ने कठोरता से कहा, वो तेरी बेटी नहीं है, वो हमारी कमजोरी है। ये शब्द सुनकर मेरा दिल दहल गया। पहली बार घर के बेटे ने अपनी बेटी का जिक्र किया था। वो कमरे में जाकर देर तक किताबों में उलझे रहे, मगर चेहरे से साफ था कि वो अंदर से बिखर चुके हैं। रात को खाने के बाद दादाजी ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। वो बोले, मेरा फैसला आखिरी है, बच्ची को कल ही किसी आश्रम में भेज दिया जाएगा, मैं इंतजाम करवा दूंगा। मालकिन रोने लगी और कहने लगी, पिताजी आपको भगवान का वास्ता ऐसा जुल्म ना करें। दादाजी ने गुस्से से कहा, ये जुल्म नहीं, इज्जत बचाने का एकमात्र रास्ता है। उनके पति ने सर झुका लिया और कुछ नहीं बोले। बेटा कमरे से बाहर निकल गया। बाद में जब सब सो गए तो बेटे ने मुझे आंगन में रोक कर कहा, आपने सुना दादाजी क्या कह रहे हैं? वो चाहते हैं कि मेरी बहन को आश्रम में डाल दिया जाए। ये नहीं हो सकता। मैंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ लड़ रही है, हिम्मत रखो। वो धीरे से बोला, अगर सब खामोश रहे तो मैं खुद उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। अगली सुबह दादाजी ने मालकिन से कहा, कल गाड़ी आएगी, तैयारी रखना, बच्ची को ले जाना होगा। ये सुनकर वो बिखर गई, मगर कोई कुछ कर नहीं सका। इसी दौरान मोहल्ले की एक और औरत आकर बोली, दीदी कोई कह रहा था कि आपके घर से फिर से आवाजें आ रही थी। लोग कह रहे हैं कि कुछ छुपा हुआ है। दादाजी ने तुरंत बीच में पड़कर कहा, ये मोहल्ले वाले फिजूल की पंचायत करते रहते हैं, जल्दी ही सबका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि राज अब दीवारों से बाहर निकल रहा था। रात को मैंने मालकिन को देखा। वो तहखाने के दरवाजे के सामने बैठी थी, हाथ में बच्ची का जूता लिए रो रही थी। बार बार कह रही थी, हे भगवान, मेरी ये मुश्किल कब खत्म होगी? अंदर से बच्ची की आवाज आई, मम्मी मैं बाहर आना चाहती हूँ। और मालकिन के आंसू और तेज बहने लगे। मुझे लग रहा था कि अब कहानी एक नए मोड़ पर है। दादाजी के फैसले ने घर के सुकून को खत्म कर दिया था। अब यहाँ तो माँ की मोहब्बत जीतेगी या परिवार की इज्जत, और इस कसौटी ने सबको खामोश कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक नया तूफान खड़ा हुआ। सुबह के वक्त जब मैं किचन में बर्तन रख रही थी तो मालकिन के पति अचानक अंदर आए और तेज आवाज में बोले, जेवरात कहाँ हैं? अलमारी में रखे थे, गायब हैं। मैंने हैरत से कहा, जेवरात? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वो गुस्से से भड़क उठे, झूठ मत बोलो, इस घर में सब चीजों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कल रात मैंने खुद सारे देखे थे, लेकिन आज वो गायब हैं। ये इल्जाम मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ सच जानना था, चोरी करना नहीं। मैं घबराकर सफाई करते हुए बोली, मालकिन आप तो जानती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। इस वक्त उनके पति ने मालकिन की तरफ देखते हुए कहा, यही नौकरानी सब कुछ ले गई है, इसे तुरंत निकालो। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने रोकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बदनाम मत करें। मालकिन ने पहली बार मेरे लिए आवाज उठाई। वो बोली, ये झूठ है, ये औरत बरसों से हमारे साथ है। अगर ये जेवरात नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस पर इल्जाम लगा दो। ये मेरी बच्ची का राज जानती है, लेकिन ये हमारे साथ है, इसे बदनाम मत करो। उनकी आवाज में कठोरता भी थी और भरोसा भी। उसी पल मैं जान गई कि अब मैं उनका सहारा हूँ। उनके पति ने गुस्से में कुर्सी को धकेला और कहा, तुम्हें अंदाजा है अगर मोहल्ले वालों को खबर हुई कि जेवरात गायब हैं तो क्या होगा? लोग यही कहेंगे कि घर की नौकरानी ले गई। मालकिन ने दो टूक जवाब दिया, मोहल्ले वालों से ज्यादा मुझे इस औरत की ईमानदारी पर भरोसा है। अगर जेवरात गायब हैं तो उन्हें ढूंढने का कोई रास्ता निकालो,
ना कि इसका सॉल्यूशन तुम्हारे लिए सिर्फ इल्जाम लगा देना है। इस बहस के दौरान उनका बेटा भी अंदर आ गया। उसने अपने पिता से कहा, पापा ये गलत है, मैं जानता हूँ कि मौसी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। पति ने गुस्से से बेटे को घूरा और कहा, तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में बात मत करो। बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और बोला, मैं छोटा भी हूँ तो क्या हुआ, सच देखने के लिए आंखें चाहिए और मेरी आंखें सबको देख रही हैं। बात मोहल्ले तक पहुंची। शाम को औरतें जाकर कहने लगीं, हमने सुना है घर में जेवरात गायब है। मैंने शर्मिंदगी से नजर झुका ली। मालकिन ने उनके सामने साफ कहा, ये झूठ है, कोई चोरी नहीं हुई है, कोई गड़बड़ है, मगर नौकरानी बेकसूर है। औरतें चुप हो गईं, पर मैं जानती थी कि मोहल्ले की जुबान को रोकना आसान नहीं। रात को जब सब लोग अपने कमरों में चले गए तो मैं आंगन में बैठी रो रही थी। तभी मालकिन मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि तुम सच्चाई के करीब पहुंच गई हो। वो लोग डरते हैं कि कहीं तुम ये राज ना खोल दो। मैंने धीरे से कहा, मालकिन मैंने वादा किया है कि किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मगर इस घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगली सुबह दादाजी ने यह मामला भी अपने हाथ में ले लिया। वो बोले, ये औरत जरूर कुछ जानती है, वरना जेवरात कैसे गायब होते। मालकिन ने कठोरता से कहा, पिताजी के गलत इल्जाम हैं। आपके कहने पर अगर हमने सब कुछ मान भी लिया तो सच बदल तो नहीं जाएगा। दादाजी ने घूरती नजरों से देखा, यही औरत कल को हमारे खानदान को बर्बाद कर देगी। उसी दिन शाम को एक और बात हुई। उनके बेटे ने अपने दोस्त को घर बुलाया। दोस्त ने बातों बातों में कहा, यार तुम्हारे घर के बारे में लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि अंदर कोई छुपा हुआ है, कभी कहते हैं नौकरानी जेवरात ले गई। बेटे ने गुस्से में कहा, ये सब झूठ है, मेरा घर साफ सुथरा है। दोस्त हंसकर चला गया, लेकिन बेटे की आंखों में घबराहट और बेबसी दोनों दिखने लगी। रात को मालकिन ने मुझे तहखाने के पास ले जाकर कहा, तुम देख रही हो ना, सारे इल्जाम बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझे तुम्हारी जरूरत पहले से ज्यादा है। अगर मैं टूट गई तो ये राज दुनिया के सामने शर्मिंदगी बन जाएगा। मैंने कहा, मालकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ, चाहे मुझ पर कितने ही इल्जाम लग जाएं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके बाद एक दिन घर के सभी लोगों को जमा करके मालिक ने ऐलान किया, अगर जेवर नहीं मिले तो मैं इस नौकरानी को निकाल दूंगा। खानदान की इज्जत का सवाल है। उनका बेटा तुरंत बोला, पापा अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी घर से चला जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि इल्जाम सिर्फ मौसी को खामोश करने के लिए लगाया जा रहा है। ये सुनकर घर का माहौल और भी ज्यादा जहरीला हो गया। दादाजी ने बेटे पर हाथ उठाया, लेकिन वो पीछे हट गया। अगली सुबह खुद जेवरात मिल गए। वो पुराने संदूक में रखे थे, जहां शायद खुद मालिक ने ही रखे थे या भूल गए थे। लेकिन इसके बाद जो उन दिनों अपनी गलती मानने की बजाय ये कह रहे थे कि हो सकता है किसी ने वापस लाकर रख दिए हों। ये सुनकर उनके बेटे ने गुस्से से कहा, अब बस भी करिए पापा, ये सब ड्रामा है। मालकिन ने भी दो टूक अंदाज में कहा, मैं जानती हूँ कि ये सब मुझे और मेरी बेटी को दबाने के लिए किया जा रहा है, मगर याद रखो अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस दिन के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि घर में लड़ाई सिर्फ जेवर की नहीं बल्कि उस बच्ची के वजूद की है। इल्जाम लगाना सिर्फ एक बहाना था ताकि मुझे निकाला जा सके और राज हमेशा के लिए अंधेरे में रहे। मगर खेल बदल चुका था। पहली बार मालकिन ने खुलकर मेरा साथ दिया था और पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ। कुछ दिन के बाद वही हुआ जिसका डर सबको था। दोपहर के वक्त जब सब लोग अपने अपने कमरों में थे, अचानक से तहखाने का दरवाजा चरमराकर खुला। मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। मेरी आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आई। उसके हाथ में पुरानी गेंद थी। उसका चेहरा पीला लेकिन आंखों में रोशनी थी। मैं तो सांस रोककर ही खड़ी हो गई। इसी पल घर का सुकून खत्म हो गया। मालकिन किचन से दौड़ती हुई आई, मगर देर हो चुकी थी। बच्ची आंगन के बीच में खड़ी सबको देख रही थी। दादाजी भी कमरे से निकल कर आ गए। उन्होंने कठोर आवाज में चिल्लाकर कहा, ये मनूस घर के बीच में क्यों आ गई? उनके शब्दों ने सबको झकझोर दिया। बच्ची ने कांपते हुए आंसू साफ किए और भर्राई आवाज में कहा, मैं भी इसी घर की हूँ, आप सबका खून हूँ, मुझे क्यों छुपाया गया? मालकिन दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ थी। बेटा बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसने पहली बार अपनी बहन को देखा। हैरत और दुख दोनों उसके चेहरे पर दिख रहे थे। इतने में मोहल्ले के कुछ लोग आवाज सुनकर दीवारों के ऊपर से झांकने लगे और फिर धीरे धीरे आंगन में दाखिल हो गए। एक औरत ने ताना मारते अंदाज में कहा, अच्छा
तो ये है वो राज जो बरसों से छुपाया जा रहा था। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हम तो समझते थे कि यहाँ कोई भूत है, लेकिन ये तो बच्ची निकली। कुछ लोगों ने हमदर्दी दिखाई और कहा, ये बच्ची तो बड़ी मासूम है, इसे छुपाने की क्या जरूरत थी। दादाजी और गुस्से में आ गए। वो बोले, तुम सब खामोश रहो, यह हमारे खानदान का मामला है, कोई बाहर वाला इसमें दखल ना दे। लेकिन बात अब खानदान तक सीमित नहीं रही थी, ये राज सबके सामने खुल चुका था। मालकिन ने बच्ची को गले से लगाया और कहा, ये मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा। मैंने इसे छुपाया ताकि तुम लोगों के ताने ना सुनने पड़े। दादाजी ने गहरी सांस ली। मालिक ने धीरे से बोला, पापा, मैं भी जानता हूँ कि इसे छुपाना गलत था। ये मनहूस नहीं है, मेरी औलाद है। उनके बेटे ने आगे बढ़कर अपनी बहन का हाथ पकड़ा और कहा, ये मेरी बहन है। छोटा बेटा भी अपनी बहन का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। आज के बाद ये कभी भी अंधेरे में नहीं रहेगी। इसी लम्हे मुझे भरोसा हो गया कि बरसों का राज खत्म हो गया था और एक माँ की हिम्मत और बेटी के सच ने सबको बदल दिया था। आखिरकार दादाजी को अपनी जिद छोड़नी पड़ी, लेकिन वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे और इसीलिए उन लोगों से मुंह मोड़कर हमेशा के लिए शहर वापस चले गए और मालकिन का परिवार अब पूरा हो गया था। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविकता से या घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।